हेलो एवरीवन, मैं दीपक ठाकुर, आपका अकाउंटेंसी का टीचर 2020-21 सेशन के लिए आज आपके लिए पहली क्लास ले रहा हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तो क्लास आपकी आती रहती हैं सामने आपके, और आप उसमें पार्टिसिपेट कर ही रहे हो। क्विज़ वगैरह भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, मैं देख रहा हूँ, मुझे भेजते भी हैं बच्चे। बाकी ये है कि सारे अपने असाइनमेंट जो हम भेजते हैं आपकी उस क्लास के बेस्ड वो ज़रूर पूरे करें, क्योंकि इस बार इंटरनल असेसमेंट में बहुत काम आएंगे वो, और उसको रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है उसका, तो उसे ज़रूर पूरे करें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। ये चैप्टर जो चल रहा है आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसमें प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स हम पढ़ रहे थे पीछे लेक्चर में। तो दो तरह के यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। क्लियर हो चुका है उसके अंदर क्लास में। इसके बाद आपका जो टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का रोल क्या है इस बदलते सिनेरियो में। तो अकाउंटिंग बड़े इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आज की डेट में, और इसके रोल को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एज ए लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है बिज़नेस को बताने के बारे में, जो लोग जानना चाहते हैं बिज़नेस के बारे में, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इट्स ए perceived as the language of business which is used to communicate information on enterprises। ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है रोल में, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके जो समयबद्ध तरीके से साल दर साल आपकी अकाउंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है, जो कि कभी भी काम आ सकता है किसी भी यूज़र द्वारा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। और एज करंट इकोनॉमिक रियलिटी, it is viewed as the means of determining the true income of an entity, namely the change of wealth over time। यानी कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और हम कहाँ पहुँचे, इसकी पिक्चर जो है इसके द्वारा ही हमको मालूम पड़ती है। इसके बाद है ये एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। इट इज़ viewed एज ए process that links an information source। अकाउंटेंट होता है वो, ठीक है ना, चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र्स को, उनको सबको आपको बताएगा ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके थ्रू आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ती है। एज ए कमोडिटी, आप अपने आप को एक तरीके से बेच सकते हो अच्छा अकाउंटेंट बन के। और सर्विस है सेक्टर में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है आज की डेट में। तो आपको ये 5 तरीके से हमने रोल्स ऑफ अकाउंटिंग बताए। इसके बाद कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको, ये 11वीं क्लास है बेटा, बेसिक है अकाउंट्स का, जो कि आगे तुम सीए करोगे या इससे भी आगे स्टडी फर्दर करोगे तो ये चीज़ें बेसिक जो हैं कभी चेंज नहीं होती हैं, इसलिए इनको बड़ा ध्यानपूर्वक समझना ज़रूरी होता है। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं इनकी। एंटिटी मीन्स ए रियलिटी दैट हैड ए डेफिनेट इंडिविजुअल existence। Business entity means especially identifiable business enterprises like Super Bazaar, ITC Limited, Reliance Industries, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब एक एंटिटी कहलाती हैं, इनका वजूद होता है जैसे हमारा वजूद है एज ए इंडिविजुअल, ठीक है। इसी के हम अकाउंट्स करते हैं, इसी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि कितने डिसीजंस लेने होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इत्यादि के या जो भी है। सेकंड है इसमें ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है दो लोगों के बीच में, दो एंटिटी के बीच में गिव एंड टेक हैं, जो कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। इट कैन बी ए परचेज, रिसीट ऑफ मनी, पेमेंट टू ए क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ सैलरी। ये चाहे कैश भी हो या उधार भी हो, क्रेडिट भी हो, दोनों ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद आता है एसेट्स।
एसेट्स हैं, हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल यानी कि वो अमाउंट जो कि व्यापारी इन्वेस्ट करता है बिज़नेस के अंदर, उस कैपिटल से वो एसेट्स तैयार करता है, क्योंकि बिना एसेट्स के वो आगे व्यापार चला पाएगा क्या? जैसे कंप्यूटर लेगा, ऑफिस लेगा, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन का काम खोलना है तो ट्रक लेगा। तो ये सब क्या है? एसेट्स हैं, जो कि एक लंबे टाइम तक यूज़ होती हैं और बिज़नेस रन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसको दो तरीके से बांट सकते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। कुछ एसेट्स तो ऐसी होती हैं जो करंट नेचर की होती हैं, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो नॉन करंट होती हैं। तो करंट एसेट्स से पहले नॉन करंट पढ़ते हैं। फिक्स एसेट्स हैं इसके अंदर। नॉन करंट में पहली टर्म है फिक्स एसेट्स, बड़ी इम्पोर्टेंट है। फिक्स का मतलब फिक्स नेचर की है, कम से कम 5, 7, 10 साल चलेगी वो। ऐसा नहीं है कि सेम ईयर में ही ख़त्म होगी। सेम ईयर वाली तो करंट में आती हैं, वो करंट एसेट्स में आती हैं। तो फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल हो सकती है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल हो सकती हैं। टेंजिबल में जैसे हो गया आपका टेबल हो गई, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर, ऑफिस, देख छू सकते हैं जिसको हम। इंटेंजिबल हो गया जैसे कि आपने कोई रजिस्टर्ड कराया अपनी फर्म को, या कोई पेटेंट रजिस्टर्ड कराया आपने। ठीक है, जैसे ये एग मार्क होते हैं, जैसे किसी का पेटेंट लिया अपने नाम में तो उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है। तो वो भी एक एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट्स है। और एक इसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, बन रही है बिल्डिंग, लेंटर पड़ गए हैं, तो उसमें आज तक का खर्चा जो भी है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा, इस टाइप से। ठीक है, यानी कि ऐसा वर्क जो एक एसेट्स की तरह होगा आगे जाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद है एक इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये इंटेंजिबल एसेट्स के लिए है कि वही हम अभी आधे रास्ते पहुँचे हैं, अभी हमें सर्टिफिकेट पूरा मिला नहीं है, तो हम जो खर्चा अभी तक किया है उसमें वो सब हम कैपिटलाइज करते जाएंगे और अंडर डेवलपमेंट में आ जाएगा। अच्छा, फिक्स में नॉन करंट में ही सेकंड हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज़्यादा के लिए हमने की हुई है, नॉर्मली उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एफडी खोल ली जैसे, या 2-3 साल के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी किसी शेयर्स में। इसी प्रकार डेफर्ड एसेट्स हैं, टैक्स एसेट्स हैं, यानी कि कुछ हमने टैक्स दिया है, वो हमारा पूरा अभी एडवांस टैक्स है, तो वो डेफर्ड टैक्स में आ जाएगा, अगले साल इस्तेमाल होना है वो। ठीक है, इसके बाद आ गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हमने कोई लोन किसी को दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, या किसी को एडवांस दिया है हमने, वो भी हमारी एसेट्स है। और इसके जो कैटेगरी में चारों में नहीं आ पा रहा है, वो लास्ट में अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम उसको शामिल कर लेते हैं। अब आ जाओ करंट एसेट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि 1 साल या उससे कम के लिए, नॉर्मली 1 साल वाली जो कम पीरियड की होती हैं उसको करंट में बोलते हैं एसेट्स में। तो ये इन्वेस्टमेंट आ गई। इन्वेंट्रीज हो गई। इन्वेंट्री उसे बोलते हैं जैसे जिस आइटम में हम डील करते हैं, व्यापारी उसका जो स्टॉक इकट्ठा करता है वो इन्वेंट्री कही जाती है। इन्वेंट्री के कई टाइप भी होते हैं, वो आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। तो इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक, स्टॉक भी बोल सकते हैं इसको। ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, यानी कि हम जिसमें ट्रेड करते हैं, हमने किसी को उधार दिया, सेल किया उधार, पैसा आना है, क्रेडिट पे दिया हुआ है, तो ट्रेड रिसीवेबल हो गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया, जैसे कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, वो सब इसके अंदर कवर होता है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है, 1 साल से कम के लिए किसी को लोन दिया या एडवांस, और इस किसी में कवर नहीं हो रहा, वो अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। तो ये हो गया इसका बाइफर्केशन, पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हो गई। बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप देखोगे और याद करोगे इसको कि आगे जगह जगह ये इस्तेमाल होंगे, और इनको आपने किस कैटेगरी में क्या चीज़ आएगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना सही तरीके से उसको सही कैटेगरी में डालते हो। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम अगला जो जानने वाले आइटम हैं, लायबिलिटीज़। लायबिलिटी भी
लाइबिलिटी क्या होती हैं? ऑब्लिगेशंस हैं, डेट्स हैं, जो हमने किसी को पे करना है। उधार लिया हमने किसी से, उधार परचेज कर लिया, किसी को पेमेंट करनी है, सामान आया है उससे, या किसी से हमने लोन लिया है, ये सब क्या है? लाइबिलिटी। एसेट्स की तरह ये भी दो जगह बढ़ सकती हैं, नॉन करंट में और करंट में। नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जैसे कि हमने उधार लिया लंबे टाइम के लिए, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है हमारी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स हैं। प्रोविज़न्स यानी कि हमने किसी पर्टिकुलर काम के लिए प्रोवाइड करके पैसे को रखा हुआ है, तो वो अदर प्रोविज़न्स हो गए लॉन्ग टर्म। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, एक साल से कम से इससे कम के लिए हमने कोई बोरो किया है, कोई लोन लिया है छोटा मोटा 5-6 महीने के लिए। कई तरह के बिज़नेस चलाने के लिए लोन लेने पड़ते हैं। ट्रेड पेबल्स हैं, हमने वेंडर्स से उधार माल लिया है, परचेज़ किया है। अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जो इनमें कवर नहीं होती हैं, तो वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स हैं कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रोविज़न किया है, उसका पैसा संभाल के रखा है अलग से, तो वो भी आपका। तो अब आपने ये जो बीच बीच में दिए हुए बॉक्स में, इनको पहचानना है कि करंट है या नॉन करंट है। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इनका अभ्यास भी साथ साथ आप करते चलेंगे। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल जैसा कि मैंने बताया आपको, बिजनेसमैन द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है बिज़नेस में, वो कैपिटल होती है। ठीक है, कैपिटल एसेट्स के बतौर भी लाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आदमी पैसा ही लेके आ रहा है। मेरे पास गाड़ी रखी है मैंने बिज़नेस के लिए, वो भी ले ली अपनी बिज़नेस के अंदर कि भाई ये डेडिकेटेड है बिज़नेस के लिए, इसमें इस्तेमाल होगी, तो वो भी एसेट्स हो गई और उधर कैपिटल बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है ना? तो कैश में कैपिटल आ रही है तो कैश भी हो सकती है कैपिटल, दोनों हो सकता है। सेल्स है, जैसे अब ये सेल्स है, सेल्स क्या है कि सेल वो मेन रेवेन्यू आइटम होती है बिज़नेस के लिए, जिसमें भी डील करता है आदमी, वो रेवेन्यू कलेक्शन को सेल बोलते हैं हमने। इट में भी कैश और क्रेडिट सेल, उधार भी हो सकती है और नकद भी हो सकती है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है रेवेन्यू। दीज आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय द सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर, कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। ठीक है। अदर आइटम ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मैनी बिजनेस आर कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज़, रेंट रिसीव्ड्स। ये रेवेन्यू हो गए, इनकम होती हैं। ठीक है। इसके बाद ये भी एक इनकम की आइटम है। तो सेल्स तो वही डेडिकेटेड है उसी के लिए जिसमें हम डील करते हैं, वो बिक रहा है। रेवेन्यू उससे अलग, जैसे देखा आपने डिविडेंड भी हो सकता है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, डिविडेंड आ गया, बैंक से इंटरेस्ट आ गया, वो रेवेन्यू में जाएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आ जाती है टर्म एक्सपेंसेस। तो ये हमारे खर्चे भी तो होते हैं बिज़नेस चलाने के लिए। कोई हमने एम्प्लॉयज़ रखे हो, उनको सैलरी देनी है, लेबर रखी है, उनको वेजेस देनी है, लोन लिया है, इंटरेस्ट देना है, ये सब क्या है। या हमने कोई एसेट्स खरीदनी है, तो खर्चे भी होते हैं इसके अंदर। कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कैपिटल नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं। अभी उसकी बात नहीं छेड़ूंगा मैं, आगे हम फर्दर पढ़ेंगे तो समझ आएगा। अभी समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे उसको। तो इस प्रकार ये खर्चे हो गए, इनको भी सारा देखना होता है। इसके बाद है एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंडिचर। इफ़ द benefit of the expenditure is exhausted within a year, it is treated as expenses। देखो कितना बारीक फ़र्क है। अगर लंबे पीरियड की चलना है तो एक्सपेंडिचर हो गया, और साल के अंदर अंदर ही जो ख़त्म होने वाला है वो एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन ए ईयर, इट इज़ ट्रीटेड एज एन एसेट्स आल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था अभी, दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस।
रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। वो फिर वही वाली बात है, आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी समझ नहीं आएगा आपको, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो एक्सपेंडिचर में अब ये समझ लो आप, जो 1 साल से ज़्यादा बिज़नेस को अपनी हेल्प देने वाली चीज़ें हैं, खर्चे हैं, उनको हमें एक्सपेंडिचर की श्रेणी में डालते हैं इसको। इसके बाद आ जाता है अब प्रॉफिट। इसी के लिए काम कर रहा है बिजनेसमैन। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू of a period over its related expenses during an accounting year is a profit. Profit increase the investment of owner. मैं 1 लाख रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट काम कर रहा हूँ, सारा ऑफिस जमाया मैंने, उसके बाद फिर अपना माल ख़रीदा जिसमें डील करना है, फिर वो बेचता हूँ मैं। खर्चे होते हैं उसके अंदर, एक्सपेंडिचर भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं। और एक्सपेंसेस और इनकम का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। तो ये एक पर्टिकुलर अवधि के अंदर इसको जोड़ के देखा जाता है कि 1 साल का प्रॉफिट या 1 दिन का प्रॉफिट या 1 महीने का प्रॉफिट। नॉर्मली जो 1 साल के लिए हम हिसाब किताब करते हैं तो उसमें प्रॉफिट निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद आ गया गेन। अब प्रॉफिट भी और गेन भी दोनों इनकम की चीज़ें हैं, आ रहा है पैसा हमारे पास। अच्छा, प्रॉफिट में एक बात और बताऊँ मैं आपको, प्रॉफिट जो होता है कहाँ जाएगा अल्टीमेटली, कैपिटल को बढ़ा देगा। यानी कि जो कैपिटल मैंने लगाई थी, प्रॉफिट आता है तो अल्टीमेटली जाके वो कैपिटल में ऐड होता है जाके, ठीक है। तो वो ओनर की इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, प्रॉफिट लॉस घटा देता है। अब गेन क्या है, गेन और प्रॉफिट में भी ज़रा सा अंतर है। ए प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम इवेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर incidental to business such as sale of fixed assets, winning a court case, appreciation value of an assets। यानी कि जो रेगुलर नेचर का प्रॉफिट नहीं है वो गेन कहलाता है। ज़्यादा कदा हो गया, कभी हो गया। और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट वो है रेगुलर नेचर का है, जिसमें हम डील कर रहे हैं वो उसी के ट्रांजैक्शन द्वारा, उसी का खरीद फरोख्त द्वारा हमें हो रहा है, वो प्रॉफिट आ गया। इसके बाद आ जाओ अब लॉस पर। जैसे प्रॉफिट है उसका उलट लॉस हो गया, और लॉस में कुछ नुकसान होता है तो वो भी लॉस होता है। तो इसे पढ़ लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट चीज़ है। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इट्स टर्म्ड एज लॉस। इट डिक्रीजेज इन द ओनर्स इक्विटी। इससे क्या है, ओनर की जो कैपिटल है वो कम हो जाती है, कैपिटल को इक्विटी ही बोलते हैं। इट आल्सो रेफर्स टू मनी और मनीज वर्थ लॉस्ट और कॉस्ट इनकर्ड विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। कैश और गुड्स लॉस्ट बाई थेफ्ट या आग से कोई नुकसान हो गया, ये सब क्या है, लॉस। इट आल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। यानी कि फिक्स एसेट्स हमारी बुक वैल्यू, जैसे फ़र्ज़ करो 50 लाख की है, बिकी है वो 49 लाख में, तो 1 लाख रुपए हमें लॉस हो गया फिक्स एसेट्स के ऊपर। तो ये टर्म हो गई लॉस। इसके बाद आ जाओ डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है जी, बड़ा ध्यान से पढ़ लो इसको भी, बड़ा फ़र्क होता है, बारीक बारीक फ़र्क होता है इन चीज़ों में। रिबेट क्या है, डिस्काउंट क्या है, तो इसको समझना चाहिए आपकी, क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो। डिस्काउंट इज़ द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हम बेच रहे हैं उसमें डिडक्शन। इट इज़ ऑफर्ड इन 2 ways। ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्री परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम सेलिंग गुड्स इज़ वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट। सच डिस्काउंट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि बेचने से पहले तय किया हुआ आपकी जो MRP लिस्ट है उसके ऊपर MRP में 10% डिस्काउंट देना है मैंने, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ जनरली ऑफर्ड बाई मैन्युफैक्चरर्स टू होलसेलर्स एंड बाई होलसेलर्स टू रिटेलर्स। ध्यान कर लेंगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन है ये, छुपे हुए। आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेटर मे बी गिवन सर्टेन डिडक्शन इन अमाउंट ड्यू इन केस ऑफ इफ दे पे कैश विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड और अर्लियर। दिस इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। यानी कि उधार माल लिया है, टाइमली पेमेंट दे दोगे तो भाई इतनी छूट देंगे, हाथ के हाथ पैसे दे रहे हो तो 2% और ले जा छूट। तो ये डिस्काउंट हो गया, 2 तरह का डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ध्यान करेंगे,
कैश डिस्काउंट एक्ट एज एन इंसेंटिव दैट इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर्स, यानी कि वो ऐसा इंसेंटिव है, ऐसा लालच है जो कि जो डेटर्स हैं यानी कि व्यवसाय के जो देनदार हैं उनको वो मोटिवेट करता है जल्दी पैसे देने में। हमारे पैसे नहीं मरते और उसको लालच होता है थोड़ा डिस्काउंट का, दोनों का काम बन जाता है इससे। अब आ जाओ वाउचर, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वाउचर यानी कि जिसको वाउच किया जा सके, जांचा जा सके। कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है अकाउंटिंग में जिसके बेस पे आप एंट्री कर रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को वाउचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मीमो, इफ़ द बाइंग इज़ ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस, व्हेन वी मेक ए पेमेंट वी गेट ए रिसीट। समझ गए? जब किसी को आपने नकद माल ला रहे हो तो वो कैश मीमो देगा आपको, ये लो भाई आज हिसाब किताब ख़त्म, आपने नकद दिया, मैंने आपको कैश मीमो दे दी। उधार माल ला रहे हो तो वो साइन कराएगा बिल के ऊपर, आपको एड्रेस लिखेगा, आपका नाम लिखेगा, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस है उस उधार की, तो उसे बोलते हैं इनवॉइस या बिल। ठीक है, वो जब ख़त्म होगा जब आप पेमेंट दे दोगे। आपने आज उधार लिया माल, आपके नाम का बिल कट गया, आप 3 दिन बाद जाओगे तो उसे नकद पैसे देने जाओगे तो क्या देगा वो आपको? रसीद देगा। फिर वो किसकी रसीद? कैश की रसीद, यानी कि उस समय कैश भी वो नहीं देगा, फिर उसका ट्रांजैक्शन आप उस रसीद से कटेगा। पहले तो आपके नाम डाल दिए पैसे इनवॉइस से उसने, बाद में आपको जमा कर लिया उसने रसीद के द्वारा, तो इस प्रकार वो ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया। तो वाउचर क्लियर। इसके बाद आ जाओ गुड्स, माल, ये सामान। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस यूनिट इज़ डीलिंग। जूते वाले के यहाँ जूता गुड्स हैं, बैग वाले के यहाँ बैग गुड्स हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स इज टर्म्ड एज गुड्स, वाइल फॉर अदर्स इट्स ए फर्नीचर। यानी कि मैं एक कंप्यूटर का मैंने शॉप खोली हुई है, बैठने के लिए कुर्सी लेके आया तो मेरे लिए वो गुड्स नहीं होंगी, मेरे लिए वो फर्नीचर होगा। यदि मैं कंप्यूटर लेके आ रहा हूँ तो वो मेरे लिए वो, मैंने कंप्यूटर बेचने हैं, कंप्यूटर लेके आ रहा हूँ तो वो मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। राइट, जिसमें डील करते हैं वो माल लेना, वो गुड्स। ठीक है। अब आ जाओ ड्राइंग्स। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ऊपर लिखा हुआ है, देखो इसने गुड्स में स्टेशनरी शॉप के ऊपर स्टेशनरी आएगी तो वो गुड्स कहलाएगी, और कोई नॉर्मल ऑफिस स्टेशनरी मंगाएगा वो उसका खर्चा कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा। चलो अब ड्राइंग्स पे आ जाओ। ड्राइंग्स का मतलब ड्रॉ, निकालना, बिजनेस में से पैसा निकालना। किसके लिए? अपने घर के पर्सनल खर्चे के लिए। 2 प्रकार से पैसे निकाल सकता है बिजनेस में से, या तो मैंने 10 लाख रुपए लगाया और कल को ज़्यादा इनकम हो जाती है, मेरा मन करता है अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लूँ मैं, तो एक तो होता है विड्रॉन ऑफ कैपिटल और एक होता है ड्राइंग्स, यानी कि खर्चा घर का चलाना है मेरे को, तो उसके लिए रूटीन में जो पैसा निकालते हैं। तो ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो व्यापारी पैसा निकालता है वो ड्राइंग्स। तो व्यापारी जब पैसा निकालेगा तो कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी? नेचुरल है घट जाएगी, तो उसकी इन्वेस्टमेंट ओनर की वो घटाती है ड्राइंग्स। इसके बाद आ जाता है परचेजेस। परचेजेस आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाई ए बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश। यानी कि कुछ भी हम जो माल खरीदते हैं वो उधार खरीदें, माल खरीदते हैं, बोल रहा हूँ ध्यान रखना, यानी कि बेचने के लिए जो माल खरीदते हैं तो वो उधार या नकद, वो क्या कहलाती है? परचेज कहलाती है। ठीक है। इसके बाद स्टॉक, इन्वेंट्री इज़ ए मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड गुड्स। हमारे हाथ में गुड्स है, स्पेयर एंड अदर आइटम्स इन ए बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। In a trading concern, the stock on the hand is the amount of goods which are lying unsold at the end of the accounting year। यानी कि कुछ सामान मैं डील करता हूँ, तो जैसे मेरी दुकान है कोई कंप्यूटर बेचने की, तो साल के एंड में जो कंप्यूटर मुझे बचे हुए हैं वो स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है ना। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, उसके पास जो रॉ मटेरियल बचा हुआ है या आधी बनी हुई गुड्स हैं, आधी जूते चप्पल की फैक्ट्री है कोई,
दाना जो पड़ा हुआ है प्लास्टिक का वो रॉ मटेरियल हो गया। चप्पल के तले बने हुए हैं वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गई। पूरी चप्पल बनी हुई तैयार पड़ी हुई है वो फिनिश्ड गुड्स हो गई। यानी कि 3 तरह का स्टॉक हो गया। जिस तरह से क्लोथिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, वो अगले साल के बिगनिंग में बन जाएगा वो ओपनिंग स्टॉक या बिगनिंग इन्वेंट्री। तो इसको समझ लेंगे, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद आ जाता है डेटर्स। अब डेटर क्या है? डेटर्स वो हैं जिनको हमने उधार माल दिया हुआ है, जिन्होंने हमसे परचेज किया है, यानी कि हमने उनको सेल किया है। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट द such persons or entities on closing date of particular accounting year is shown in the balance sheet as sundry debtors on asset side। या तो हम किसी को सेल करेंगे तो या तो पैसे देगा वो, नहीं तो अपना नाम लिखवा के जाएगा, मैं दे दूंगा जी, और दे दूंगा। और ऐसे करते करते वो साल का एंड आ गया तो हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा ना उसको, भैया तेरे से इतने पैसे लेने हैं। तो वो जो दिखाना है जहाँ बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में होगा, पैसे लेने होंगे तो एसेट्स होगी ना वो तो हमारी, तो वो डेटर्स कहलाएगी। इसके बाद आया था ये क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स उलट जिससे हमने परचेज किया है उधार, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिटर्स, राइट। ये होगी लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी, हमने क्रेडिट पे जिससे माल लिया हुआ है। तो ये कर लेंगे आप, मुझे लगा आपको समझ आया होगा। और इसके बाद आप ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 है इन्हें ज़रूर करें ट्राई, और इसके लास्ट में इसके आंसर्स दिए होते हैं उनसे मिलान कर लें, और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप अच्छी तरह समझा होगा आपने। और इसमें से हमने कम से कम 3-4 आपको मैं वर्कशीट भी भेज चुका हूँ, 2-3 तो भेज चुका हूँ एटलीस्ट, और 2-3 क्लास भी डिपार्टमेंट की हो चुकी हैं इस चैप्टर के ऊपर। बड़ा ध्यान से पढ़ें इस चैप्टर को, आने वाले टाइम के लिए एक तरह से ही आपका नींव का काम करेगा, राइट। कोई ना क्वेश्चन छोड़ें, 1 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चन सारे करें, और अगली क्लास में आपसे फिर बात करेंगे। ओके, बाय बाय।